जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू डेली यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। तो देखिए, अभी जो हम मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस डिस्कस कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं जीएस 3 का, जो कि रिसेंटली जो यूपीएससी ने 2024 में जो एग्जाम कंडक्ट कराया था मेंस का, उसके क्वेश्चंस को भी हम डेली बेसिस में हम डिस्कस कर रहे हैं। ऑलरेडी हमने जीएस 1 एंड जीएस 2 कंप्लीट कर लिया। अभी हमारा जीएस 3 चल रहा है। जीएस 3 में आज हमारा क्वेश्चन नंबर रहने वाला है 10वां। इससे पहले ऑलरेडी 9 क्वेश्चन हमने इसमें भी डिस्कस कर लिया, वो सारे वीडियो अपलोडेड है प्लेलिस्ट में, आप जाकर के देख सकते हैं। प्रीलिम्स के लिए भी हमने डिस्कस किए थे कुछ क्वेश्चन जो इस साल पूछा गया था। एक तो वो वाला क्वेश्चन डेली वन शॉट में डिस्कस किया था, और आपको हिस्ट्री का और पॉलिटी का, इसकी भी आपको एमसीक्यू देखने को मिल जाएंगी, जिसमें हमने 27 ईयर के जो प्रीलिम्स का पेपर था उसको टॉपिक वाइज सीरीज वाइज हमने कंप्लीट किया है। ये सारी चीज़ आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। जैसे ही हमारा जीएस का सीरीज खत्म होगा, मतलब मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस का, जैसे जीएस 3 है चल रहा है अभी, जीएस 3 के बाद हम जीएस 4 डिस्कस करेंगे, जो कि एथिक्स का भी होता है। इसके बाद जो 2 क्वालिफाइंग पेपर होता है लैंग्वेज का, तो उसमें हम हिंदी एंड इंग्लिश डिस्कस करेंगे। जब ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा ना, तब उसके बाद हम 2025 के लिए क्या करेंगे, जो 2025 में जो प्रीलिम्स होगा उसके लिए हम डेली जो एमसीक्यू चैलेंज सीरीज होगा हम डे वाइज डेज लेके आएंगे। जैसे यूपीएससी में प्रीलिम्स डे चैलेंज, चैलेंज डे 1, चैलेंज डे 2, 3, ऐसे करके इसको हम सब्जेक्ट वाइज कंप्लीट करेंगे। जैसे भी देखिए, प्रीलिम्स के लिए तो आपको हिस्ट्री और पॉलिटी मिल जाएगा, तो हम क्या करेंगे, या तो जियोग्राफी से स्टार्ट कर लेंगे ये, तो हमारा जियोग्राफी भी कंप्लीट होता जाएगा, या हम इकोनॉमिक्स से स्टार्ट कर लेंगे। वैसे ज़्यादा चांस रहेगा हम जियोग्राफी से स्टार्ट करेंगे। तो जैसा एक बार इसके लिए पोलिंग कर लेंगे और टेलीग्राम चैनल पे या चैनल पे, तो जिस पे ज़्यादा वोटिंग आ जाएगी हम वो वाला जो चैप्टर टॉपिक होगा उसको स्टार्ट कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारा फिर क्या चलता रहेगा, प्रीलिम्स के लिए भी हमारी जो सीरीज है वो चलती रहेगी। तो देखिए, आज जो हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो किसके रिगार्डिंग में पूछा गया है, तो वो पूछा गया है, आपसे जो क्वेश्चन पूछा है वो पूछा गया है डिजिटल इंडिया, मतलब डिजिटल डेटा के रिगार्डिंग में, यानी कि आपका क्वेश्चन बनता है टेक्नोलॉजी का। देखिए, क्वेश्चन ये पूछ रहा है, आपको डिस्क्राइब करना है कॉन्टेक्स्ट और साइलेंट फीचर बताना है किसका, डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 का। ये चीज़ आपसे पूछा गया है। तो हम सबसे पहले डिजिटल पर्सनल डाटा क्या है, 2023 का जो एक्ट है उसके बारे में हम उसकी डिफिनेशन देखेंगे, फिर इसकी जो साइलेंट फीचर है उस पर डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि इसके बारे में कि डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट क्या है, तो देखिए, अगर हम डिजिटल प्रोटेक्शन डाटा, मतलब डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 की बात करते हैं, तो इसका ये किसके द्वारा, हमारी कंट्री की गवर्नमेंट के द्वारा क्या है, एक रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था रेगुलेट करने के लिए, कि जिसमें कि किस तरीके से हम या कैसे जो पर्सनल डाटा है उसको हम कलेक्ट कर सकते हैं। जैसे डिजिटल तरीके से, मतलब ऑनलाइन है या ऑफलाइन है, जो भी डाटा है वो हर एक पर्सन का जो प्राइवेसी है, इंडिविजुअल्स की जो प्राइवेसी है उसको हम किस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और उसका जो यूज़ है, यानी कि जो मतलब जो डाटा कलेक्शन हो रहा है, तो उस डाटा को हम सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं, एक अच्छे बिजनेस के लिए इसका हम उपयोग कर सकें। इसका जो मेन मोटिव था वो यही था, डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 का। अगर हम इसकी साइलेंट फीचर की बात करते हैं, तो आपको साइलेंट फीचर में क्या क्या देखने को मिलेगा, कि सबसे पहले हम बात करते हैं एपेबिलिटी, उसके बाद हम बात करते हैं कंसेंट बेस्ड जो डाटा प्रोसेसिंग होता है, फिर राइट टू इंडिविजुअल्स। अब देखिए, अगर आप बात करते हैं डाटा के बारे में, तो ये हमारे किस में आता है, एक राइट टू प्राइवेसी के अंदर भी आपको देखने को मिलेगा, कि हर एक पर्सन की क्या होती है, कि अपना जो राइट्स होता है डाटा का, तो वो आपको देखने को मिलेगा कि हर एक पर्सन की जो प्राइवेसी है वो सिक्योर करना गवर्नमेंट की क्या होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ये आपको पॉलिटी के अंदर में भी देखने को मिल जाएगा, राइट टू प्राइवेसी का। तो उसके बाद देखिए, अगला जो टॉप पॉइंट्स आपको देखने को मिलेगा वो क्या देखने को मिलेगा, ऑब्लिगेशन ऑफ डाटा प्रोसेस, यानी कि जो डाटा के जो रिसोर्सेज होते हैं उसके जो दायित्व होते हैं। फिर ग्रेवेंस रेड
रेडरेसल मैकेनिज्म यानी कि जो भी कंप्लेंट्स होती हैं उसको किस तरीके से उसका जो निवारक तंत्र होता है उस पर हम डिस्कस करेंगे। और सिग्निफिकेंट क्या है उस पर हम डिस्कस करेंगे, यानी कि जो इम्पोर्टेंट डाटा है या महत्वपूर्ण जो डाटा है उसके फेडरीज बड़े संगठन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिर पेनल्टीज है जो नॉन कॉम्प्लायंस होते हैं उसके लिए। फिर क्रॉस बॉर्डर डाटा ट्रांसफर यानी कि एक देश से जो दूसरे देश में हमारा डाटा ट्रांसफर होता है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं, जैसे अभी हम क्या करते हैं, यूट्यूब यूज़ करते हैं, ठीक है, यूट्यूब यूज़ कर रहे हैं या फेसबुक यूज़ कर रहे हैं, जो भी हम सोशल मीडिया अगर यूज़ कर रहे हैं तो इसका जो डाटा जो कलेक्शंस हो रहे हैं डिजिटल तरीके से, तो ये डाटा किसके पास कलेक्ट हो रहा है, ये जा रहा है यूएसए के पास। तो इसकी जो भी डाटा कलेक्शन है वो किसके पास है, यूएसए के पास है। तो एक तरीके से आप ये देखिए कि अगर हम अपनी कंट्री के अंदर में बैठ करके यूज़ कर रहे हैं तो इसका डाटा कहाँ जा रहा है, अदर कंट्री के पास जा रहा है। तो ये आपको क्या देखने को मिलेगा, क्रॉस बॉर्डर डाटा ट्रांसफर देखने को मिल जाएगा। इस पे हम डिस्कस कर लेंगे, एक पॉइंट इस पे डिस्कस करेंगे, फिर कुछ एग्जेप्शंस है उस पर डिस्कस करेंगे और पर्पस और इम्पैक्ट पे हम डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू जो क्वेश्चंस पूछा गया है। देखिए मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस क्या होता है ना, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आपके पास जैसे क्वेश्चन क्या है, 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें से 10 एक से लेके जो 10 तक क्वेश्चन होते हैं वो पूछा जाता है 10 मार्क्स का, जिसमें आपको 150 वर्ड्स लिखना होता है। और बाकी की जो 11 से अगर हम 20 तक के क्वेश्चन की बात करें वो पूछा जाता है 15 मार्क्स का, जिसमें 250 वर्ड्स पूछे जाते हैं। मतलब समझिए सीधा 100 वर्ड इंक्रीज हो जाता है। तो चैलेंज ये निकल के आता है कि आपके पास जो सिर्फ और सिर्फ 180 मिनट मिले हैं 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए, आप इसमें इफेक्टिव आंसर कैसे लिखें कि आपका जो सिलेक्शंस का जो चांसेस है वो ज़्यादा बढ़ जाए। तो इसमें जो एग्जामिनर आपसे एक्सपेक्टेशंस लगाता है वो ये लगाता है कि आप इन शॉर्ट पॉइंट्स में आप कैसे ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकते हो जो इशू है, जो प्रॉब्लम्स है, जो एग्जामिनर आपसे जानना चाहता है। तो क्योंकि देखिए और उसके बाद आपको क्या है, क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, लेंदी लिखना पड़ता है, ज़्यादा लिखना पड़ता है। तो एक आंसर लिखने के लिए जो आपको मैक्सिमम टाइम मिलता है वो सिर्फ और सिर्फ 7 मिनट मिलता है। इन्हें 7 मिनट में आपको क्वेश्चन भी समझना है और इफेक्टिव आंसर भी लिखना है। तो ये जो चैलेंज निकल के आता है आप इसको तभी टैकल कर पाओगे जब आप डेली मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करोगे। कुछ सवाल एक यही मन में निकल के आता है कि फिर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कब से स्टार्ट करें, क्या प्रिपरेशन स्टार्ट करते ही आंसर राइटिंग कर देना, नहीं। आपको तब तक आंसर राइटिंग नहीं करना है जब तक आपका 40 से 50% सिलेबस कंप्लीट ना हो जाए। जैसे ही 40 से 50% सिलेबस कंप्लीट हो जाए आप मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। और मेंस की डेली रिकमेंडेड करूंगा कि आपको डेली 2 मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना है। एक करना है आपको जीएस का जो कि मेरिट पेपर होता है, दूसरा करना है आपको ऑप्शनल। ऑप्शनल भी आपको क्या है साथ में लेकर के चलना है। 2026 के लिए हमें कैसे प्रिपरेशन करना है इसकी वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दी है। हर चीज़ डिस्कस करा था, सिलेबस डिस्कस करा था, पैटर्न डिस्कस करा था, किस मंथ में यूपीएससी का कौन सा फॉर्म निकलता है, एग्जाम कब कंडक्ट कराए जाते हैं, हर चीज़ हमने डिस्कस करा था। कौन सा पेपर कितने मार्क्स का है, मेरिट पेपर कौन कौन से होते हैं, क्वालिफाइंग पेपर कौन कौन से होते हैं, हर चीज़ हमने ब्रीफ में डिस्कस करा है। वो आप प्ले लिस्ट में एक्सेस करके देख सकते हैं। तो चलिए मैंने आपको बता दिया कि जो डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट क्या है। अब इसके हम साइलेंट फीचर की बात करते हैं। तो अगर हम साइलेंट फीचर की बात करें तो सबसे पहला आता है हमारे पास यानी कि एप्लीकेबिलिटी। इसका मतलब होता है कि आपको क्या देखने को मिलेगा, ये जो अधिनियम है अगर हम इस एक्ट की बात करते हैं, ये क्या करता है कि जो भी पर्सनल डाटा होता है वो डिजिटल तरीके से कलेक्ट करता है, जैसे कि ऑनलाइन हो गया या ऑफलाइन हो गया। इसके बाद क्या करते हैं, इसमें कवर किया जाता है जो भी इंडियन सिटीजन्स डाटा होते हैं और जो डाटा प्रोसेसिंग होता है इसमें इंटेंट इज आउटसाइड ऑफ इंडिया भी देखने को मिलेगा। मतलब ये इंडियन सिटीजन्स की डेटा और ऐसी जो विदेशी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं पर भी क्या होती है ये लागू होता है। जो इंडियन जो कंज्यूमर्स हैं या जो यूज़र्स हैं जो यूज़ करते हैं उसका डाटा को वो क्या करते हैं, इंडियन यूज़र्स के डाटा को संसाधित यानी कि कलेक्ट करने का काम करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, जैसे अगर हम इंडियन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की बात करते हैं, यानी कि अगर हम भारत के ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की बात करें तो आपको पता होगा कि ये फ़ोन नंबर इकट्ठा करते हैं यानी कि कॉन्टैक्ट नंबर को कलेक्ट करते हैं। और जो अगर हम बात करते हैं डाटा पर्सनल
प्रोटेक्शंस एक्ट की, यानी कि जो इसको हम इन शॉर्ट हम क्या कहते हैं, डीपीडी भी कहते हैं, डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट। तो इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, इसको गवर्नेंस किया जाता है कि डाटा किस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं, किस तरीके से हम इसको नियंत्रित कर सकते हैं। एग्जाम्पल के साथ हम डिस्कस करते चलेंगे ताकि आपको समझने में ईजी हो। दूसरा आता है, आपको क्या देखने को मिलेगा, कंसेंट बेस्ड डाटा प्रोसेसिंग, मतलब सहमति आधारित जो डेटा होता है। इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, जो डाटा प्रोसेसिंग होती है इसमें रिक्वायर्स होती है कि वो क्लियर और यूनिफॉर्म यानी कि इन्फॉर्म्ड, वो क्या करेगा, हर एक पर्सन से उसकी सहमति से वो क्या करेगा, डाटा को कलेक्ट करेगा। जैसे कि अगर हम बात करते हैं, कंसिस्ट मस्ट बी टेकन इन अ सिंपल अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज एंड इंडिविजुअल्स कैन विड्रॉ कंसिस्ट। अब इसका मतलब क्या है कि देखिए, जो डाटा है वो उनकी सहमति से इजी लैंग्वेज में क्या है उसमें ली जाती है, और वे व्यक्ति अपने व्यक्ति जो होते हैं इसे आपस में क्या कर सकते हैं, इसे वापस भी ले सकते हैं। एक तो ये देखने को मिल जाएगा। अब एग्जांपल की द्वारा देखते हैं, अगर हम फूड डिलीवरी ऐप की बात करते हैं, यानी कि जो ऐसे ऐप जहाँ से फूड डिलीवर किया जाता है, जैसे हमारा जोमेटो हो गया या स्विगी हो गया, तो जो फूड डिलीवर जो ऐप होते हैं वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, लोकेशन जब हम मांगते हैं तो इसे हम स्पष्ट रूप से, इसे हम क्या कहते हैं, इसे पूछना होगा कि आपकी लोकेशन क्या है, और बाद में इसे हम क्या कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। तो एक तरीके से यहाँ पे क्या हो गया कि एक इंसान की परमिशंस के बगैर, या जब वो अपना डाटा देना चाहता है तो वो डाटा देता है इजी लैंग्वेज में, और उसको वापस लेना हो तो वो उसको क्या कर लेता है, वापस ले लेता है। तो ये आपको देखने को मिलेगा दूसरा पॉइंट, कंसिस्ट बेस्ड डाटा प्रोसेसिंग। उसके बाद देखिए, राइट टू इंडिविजुअल्स, या हम डाटा प्रिंसिपल की बात करते हैं, तो इसमें आपके पास क्या क्या देखने को मिलेगा, एक तो राइट टू इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, फिर राइट टू करेक्शन देखने को मिलेगा, उसके बाद राइट टू इरेज्योर देखने को मिलेगा, यानी कि मिटाने, मतलब मिटाने का भी अधिकार मिलता है। तो देखिए, अगर हम राइट टू इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं तो इसमें क्या रहता है, हमारे पास हमारा डाटा कहाँ यूज़ हो रहा है, तो हमें ये जानने का अधिकार होता है, कि हमें ये जानने का रहता है कि हमारा डाटा कैसे उपयोग हो रहा है या कहाँ यूज़ हो रहा है। डाटा करेक्शंस की बात करते हैं तो इसमें कि हमारा डाटा कहीं इन करेक्ट, यानी कि जो जानकारी है वो ठीक करने, यानी कि उसको दोबारा करेक्शंस करने का भी हमें क्या मिलता है, राइट मिलता है, कि हम उसे जो भी करेक्शंस है उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, जब डाटा की आवश्यकता नहीं होती है तब हम उसे डाटा को हटाने का भी क्या कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो आपको डाटा इरेज, राइट टू इरेज देखने को मिलेगा। अब उसके बाद जैसे देखिए, अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं कि किसी भी, अगर हम एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे बात करते हैं, अगर वहाँ पे हमारे लगते हैं कि हमारे जो नंबर्स हैं वो गलत दर्ज किए जा रहे हैं, तो हम उसे क्या कर सकते हैं, इसे सही कराने के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं, या उसे हटाने के लिए हम वहाँ पे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं। उसके बाद आता है ऑब्लिगेशन ऑफ डाटा प्रोसेसिंग। इसका मतलब क्या है कि अगर हम बात करते हैं, जो डाटा होता है वो संसाधनों के दायित्व का होता है, मतलब जो उनमें क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशंस की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखने को मिलता है। अब जैसे देखिए, अगर हम डाटा प्रोसेस मस्ट इंश्योर की बात करते हैं कि जो डाटा है वो क्या है, हर एक पर्सन का सिक्योर, डाटा सिक्योरिटी की बात करते हैं, और मिनिमम डाटा कलेक्शंस, यानी कि जो डाटा कलेक्शंस की बात करते हैं, तो इसमें क्या होगा, पहले तो डाटा को क्या करना है, जो डाटा कलेक्ट किया है उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी, और कम से कम डाटा इकट्ठा करनी होगी। और अगर हम बात करते हैं डेटा को केवल जो इम्पोर्टेंट टाइम है, यानी कि सिग्निफिकेंट ज़रूरी, या जब बहुत ज़्यादा नेसेसरी हो उस टाइम पे ही हमें क्या करना है, डाटा को यूज़ करना है। एक तो ये देखने को मिल जाएगा। फिर आपको देखने को मिलता है, अगर हम दे मस्ट प्रिवेंट अनएथोराइज्ड एक्सेस टू पर्सनल डाटा, यानी कि जो भी अनएथोराइज्ड जग ऑर्गेनाइजेशंस है, यानी कि ऐसे मान ले सकते हैं कि जहाँ पे हमारा डाटा लीक हो रहा है, तो उस जगह से हमारी जो पर्सनल डाटा है उसको लीक करने से रोकना, प्रिवेंट करना, बचाना, ये क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कि किसी अदर हैंड में ऐसे अथॉराइज के पास ना चले जाए कि जो हमारे डाटा को क्या कर सकता है, इलीगल तरीके से यूज़ कर सकता है। तो ऐसे थ्रेट, डाटा लीक जैसे थ्रेट को रोकना, ये क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करते हैं, बैंक के द्वारा क्या है, हमारे आधार कार्ड नंबर कलेक्ट किया जाता है फॉर वेरिफिकेशंस के लिए। अगर हम बात करते हैं, जो
वेरिफिकेशंस के लिए जो हमसे जो डाटा कलेक्ट किया जा रहा है, उसके लिए अगर हम मार्केट के लिए उपयोग बैंक चाहे करना चाहे, तो वो उनके लिए क्या है, वो बैंक यूज़ नहीं कर सकता है। किसके लिए? फॉर मार्केटिंग के लिए। आप यहाँ से समझ सकते हो। और जो डेटा होगा वो केवल क्या होगा, नेसेसरी टाइम, यानी कि ज़रूरत के टाइम पे उसका क्या किया जाएगा, यूज़ किया जाएगा। तो डेटा मार्केटिंग के लिए वहाँ पे यूज़ नहीं किया जाएगा, और ना ही इमीडिएटली टाइम के लिए उसको क्या किया जाएगा, स्टोर कर सकती है। तो आप यहाँ से एग्जांपल से समझ सकते हैं। उसके बाद देखिए ग्रीवेंस रेडिकल्स, अगर हम मैकेनिज्म की बात करते हैं, यानी कि शिकायत निवारण तंत्र की बात करते हैं, तो अगर जो कंपनी होती हैं वो एक ऐसा जो सिस्टम्स होती हैं वो प्रोवाइड कराती हैं या प्रोवाइड कराना होगा, जिससे कि जो व्यक्ति है वो अपनी शिकायत को क्या कर सके, दर्ज कर सके, जो भी कंप्लेंट्स है उसको फाइल कर सके। तो अगर शिकायत का समाधान नहीं होता, यानी कि जो भी कंप्लेंट्स है उसका रिजोल्यूशन नहीं होता है, तो ऐसे में व्यक्ति अपना डाटा क्या कर सकता है, जो भी उसका डाटा है उसको प्रिवेंट करने के लिए डाटा प्रोटेक्शंस बोर्ड के पास जा सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करें, तो जो सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म यूज़ किया जाता है, तो उनके द्वारा जो हमारे फ़ोटोज़ जो कलेक्ट किए जाते हैं उसका सही गलत तरीके से मिसयूज़ ना हो, तो इस चीज़ के लिए ये प्रोटेक्शंस क्या करता है, रोकता है। अगर मान लीजिए जो भी हम सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, जैसे हाँ व्हाट्सअप हो गया, प्ले सॉरी फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, स्नैपचैट, आज के टाइम में डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के क्या है, सोशल मीडिया हम यूज़ करते हैं। तो सोशल मीडिया पे जो हमारी फ़ोटोज़ होती हैं उसका गलत तरीके से यूज़ ना हो, और अपनी शिकायत पर कार्रवाई अगर अ, हमारी शिकायत पे जो भी कंप्लेंट्स उस पे कार्रवाई नहीं की जाती है, तो हम बोर्ड के पास जाकर के कंप्लेंट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए सिग्निफिकेंट डाटा की अगर बात करते हैं, सिग्निफिकेंट डाटा फेड्यू सीरीज़ की बात करते हैं, तो इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बड़े पैमाने पर क्या होते हैं, लार्ज स्केल पर सेंसिटिव होते हैं, जो कि हमारे डाटा के लिए क्या करते हैं, स्ट्रिक्टली सख्ती से क्या करते हैं, नियम को फॉलो, यानी कि जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसको फॉलो करते हैं। तो उन्हें डाटा प्रोटेक्शंस जो ऑफिसर्स होते हैं वो क्या करना होगा, उन्हें अपॉइंट करना होगा और कंडक्ट कराना होगा, जो भी रेगुलर हमारे एडिक्ट्स होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, अगर हम इंश्योरेंस कंपनी की बात करते हैं, तो वहाँ पे मिलियंस ऑफ लैक्स ऑफ जो हेल्थ रिकॉर्ड्स होते हैं वो वहाँ पे क्या किए जाते हैं, कलेक्ट करके रखे जाते हैं। तो उन्हें विशेष रूप से ये सुनिश्चित करना होगा कि उनके जो डाटा है वो क्या रहे, सिक्योर रहे, प्रिवेंट रहे, उसका किसी भी तरीके से गलत यूज़ ना किया जाए, या डाटा किसी की भी गलत हाथ में ना चला जाए। उसके बाद देखने को मिलेगा पेनल्टीज फॉर नॉन कॉम्प्लेंस, मतलब इसका क्या है कि जो अनुपालन नहीं करते हैं या अनुपालन में विफलता पर क्या हो, उन्हें पनिशमेंट भी किया जाता है। जैसे अगर हम बात करें, अगर जो डाटा है वो कलेक्शन, अगर जो हमारा डाटा है उसके रिगार्डिंग में जो भी कंपनी क्या करते हैं उसको उल्लंघन करते हैं, तो उस पर 250 करोड़ यहाँ या तो उससे ज़्यादा भी तक में क्या है, भारी जो पेनल्टीज है वो लगाई जा सकती है। जैसे एग्जांपल की बात करते थे, अगर कोई भी कंपनी अपनी जो डाटा प्रोटेक्शन है वो उसकी को ख़राब मतलब उनकी जो डाटा प्रोटेक्शन है वो अगर ख़राब होती है, जिसके वजह से किसी भी कस्टमर्स की या जो पर्सन है उसका डाटा लीक होता है, लीक हो जाता है, तो जिससे उसे क्या है, काफ़ी ज़्यादा क्या फाइनेंशियल तौर पे उनको फाइनेंशियली पेनल्टीज़ का सामना करना पड़ेगा। तो उस पे क्या है, काफ़ी हैवी पेनल्टीज़ लगाई जाती है। क्रॉस बॉर्डर डाटा ट्रांसफ़र की बात करते हैं, तो इसमें क्या देखने को मिलेगा कि जो डाटा है वो ट्रांसफ़र किया जा सकता है इंडिया के आउटसाइड भी, जिसमें कंट्रीज के अप्रूव्ड की ज़रूरत होती है। जो अप्रूव्ड होता है वो किसके द्वारा दिया जाता है, सरकार के द्वारा दिया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें, हमारी कंट्री की जो इंडियन फ्रेम है, मतलब जो कंपनी है आउटसोर्सिंग जो वर्क करते हैं, यानी कि देश के बाहर जो काम करते हैं, जैसे यूएस के अंदर में काम करती हैं, ठीक है, तो वहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा कि वो गवर्नमेंट के रूल्स और रेगुलेशंस को वो क्या करेंगे, मस्ट भी फॉलो उन्हें करना पड़ेगा। इसके लिए जो भी पर्सनल डाटा होता है उसके ट्रांसफॉर्मिंग के लिए। उसके बाद देखिए, अगर हम बात करते हैं कुछ एग्जेप्शंस आपको देखने को मिलेगा, यानी कि देखिए जो गवर्नमेंट एजेंसी है, तो उनमें जो नेशनल सिक्योरिटी की बात करते हैं, जो भी गवर्नमेंट एजेंसीज है फॉर जो नेशनल सिक्योरिटी है या पब्लिक ऑर्डर की बात करते हैं, और जो क्राइम पे प्रिवेंशंस की बात करते हैं, तो इनके लिए क्या है, कुछ छूट दी गई है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर बात करें, अगर कोई भी
जो एजेंसी है जो इंक्वायरी करती है किसी भी अपराध के लिए या किसी भी क्राइम के लिए, वो क्या कर रही है, इंक्वायरी कर रही है, तो ऐसे में क्या कर सकते हैं, बिना किसी की अनुमति के, मतलब बिना किसी के परमिशंस के वो क्या कर सकते हैं, विशेष डाटा डाटा तक वो क्या कर सकते हैं, पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, एक एग्जेप्शंस देखने को मिलेगा। पर्पस और इम्पैक्ट की बात करते हैं तो फॉर इंडिविजुअल्स, फॉर बिजनेस और फॉर द गवर्नमेंट, ये आपको देखने को मिलेगा, यानी कि इनके उद्देश्य और प्रभाव की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर इंडिविजुअल। तो इसका मतलब क्या रहता है कि जो ग्रेटर कंट्रोल देखने को मिलेगा, जो भी पर्सनल डाटा होता है, और इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, बेटर प्राइवेसी प्रोटेक्शंस देखने को मिलेगा। बिजनेस के पर्पस से बात करते हैं तो इसमें क्लियर रूल्स है फॉर डाटा मैनेजमेंट, यानी कि डाटा को किस तरीके से मैनेज किया जाए, उसमें आपको क्या है, एकदम क्लियर रूल्स देखने को मिल जाएगा। और जो भी डाटा लीक होने के जो चांसेस होते हैं, या जो डाटा लीक होने के बाद मिसयूज़ के जो रिस्क होते हैं, उसको रिड्यूस करना, उसको कम करना किसका काम होता है, ऑर्गेनाइजेशंस का काम होता है। फॉर बिजनेस पर्पस से आपको देखने को मिलेगा। अगर हम गवर्नमेंट के लिए बात करते हैं तो गवर्नमेंट का काम क्या होता है, जो भी हमारे डाटा हैं उसको क्या करना, जो राइट टू प्राइवेसी है, यानी कि प्राइवेसी राइट को वायलेंस करके चलना, और जो भी गवर्नमेंट्स नीड है उसको पूरा करना, यानी कि गवर्नमेंट्स नीड और राइट टू प्राइवेसी को क्या करना, बैलेंस लेकर के चलना, ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको देखने को मिल जाएगा। तो देखिए अकॉर्डिंग टू जो क्वेश्चंस था वो उसके अकॉर्डिंग हमने कुछ आंसर डिस्कस करे, आंसर के कुछ पॉइंट डिस्कस करें। अगर आपको लगता है कि इसके अलावा और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, टेक केयर, जय हिंद। मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के साथ।